हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमारे अपने शरीर के अंदर जाता है। हम बात कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। खासकर अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए एक विजुअल गाइड की तरह काम करेगा, जहां हम पाचन, अवशोषण और श्वसन के हर छोटे बड़े पहलू को डीकोड करेंगे। और इन सारे जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट एक्सपर्ट रॉकी सर। स्वागत है रॉकी सर। धन्यवाद माही। हेलो दोस्तों, बिल्कुल, मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है। आज हम इसके हर उस हिस्से को बारीकी से समझेंगे जहां से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। शुरू करें? बिल्कुल सर। जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि भोजन का सफ़र शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? वहीं ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। हमारे पाचन तंत्र का रास्ता मुख से शुरू होता है। मुख से भोजन ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली से होते हुए आमाशय यानी पेट में पहुंचता है। वहां से ये छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में जाता है और अंत में गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर हम इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, भोजन का पाचन। दूसरा, पचे हुए भोजन का अवशोषण। और तीसरा, भोजन की गति बनाए रखना। समझ गई। तो चलिए मुख से ही शुरू करते हैं। सर, इंसानी दांतों के लिए कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे गर्तदंती और द्विबारदंती। इनका क्या मतलब है और ये दांतों का सूत्र क्या होता है? शब्द थोड़े भारी हैं, लेकिन मतलब बहुत आसान है माही। गर्तदंती या ठीकोडोंट का मतलब है कि हमारे दांत जबड़े की हड्डी में गहराई तक धसे हुए होते हैं। और द्विबारदंती या डाइफायोडोंट का मतलब है कि इंसान के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। जहां तक सूत्र या फॉर्मूला की बात है, एक वयस्क इंसान का डेंटल फॉर्मूला 16 + 16 = कुल 32 दांतों का होता है। अच्छा, तो ये 32 दांत कौन कौन से प्रकार के होते हैं? हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं माही। पहला है इंसाइजर्स यानी कृंतक, जिनका काम है कुतरना और काटना। दूसरा है कैनाइन्स यानी रदनक, जो चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। तीसरा प्रीमोलर्स यानी अग्रचवर्णक और चौथा मोलर्स यानी चवर्णक। इन दोनों का ही मुख्य काम भोजन को चबाना है। बेहतरीन। अब मुख से खाना आगे बढ़ा। सर, मैंने ग्रसनी के बारे में पढ़ा कि इसके 3 हिस्से होते हैं, नासिका ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। लेकिन मुझे ये घाटी ढक्कन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ये क्या करता है? एपिग्लॉटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है माई। जब हम खाना निगलते हैं तो ये एक ढक्कन की तरह काम करता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ताकि खाना सीधे आहार नली में ही जाए। अरे वाह, मतलब ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। सर, इसके बाद खाना ग्रास नली में जाता है ना, वहाँ क्या होता है? बिल्कुल, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ एक गति होती है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। इस गति के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे भोजन बिना गुरुत्वाकर्षण के भी सीधा पेट की तरफ धकेला जाता है। कमाल है। अब हमारा खाना आमाशय में पहुंच गया है। सर, आमाशय की बनावट और उसके अंदर की केमिस्ट्री मुझे थोड़ी जटिल लगती है। इसके क्या हिस्से हैं और ये काइम क्या होता है? इसे एक मॉडर्न मेडिकल इंटरफेस की तरह समझो माही। आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ऊपर का हिस्सा कार्डियक, बीच का हिस्सा फंडस और नीचे का हिस्सा पाइलोरिक। ग्रास नली और पेट के बीच में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है और पेट और छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो खाने को वापस जाने से रोकते हैं। अब आते हैं पेट की केमिस्ट्री कार्ड पर। पेट में भोजन लगभग 1 से 3 घंटे तक रहता है। पेट की दीवार में ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती हैं। ये एसिड भोजन को गलाता है और बैक्टीरिया को मारता है। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि खाना एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। तो पेट में खाना काइम बन गया। अब पाचन क्रिया और एंजाइम्स की बात करते हैं। मुख और पेट में कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? देखो माही, पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। लार ग्रंथि से टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। पेट की बात करें तो वहाँ जठर रस होता है। इसमें पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। और अगर आपने दूध पिया है तो दूध के प्रोटीन यानी केसीन को रेनिन एंजाइम पैराकेसीन में बदल देता है। अरे वाह, मतलब पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन हो रहा है, तो बाकी का पाचन कहाँ होता है? बाकी का और सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत भले ही नाम से छोटी है, लेकिन ये 7 मीटर लंबी होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम, मध्यांत्र यानी जेजनम और शेषांत्र यानी इलियम।
ग्रहणी सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन मुख्य पाचन यहीं होता है। मध्यांत्र मध्य भाग है, जिसका काम अवशोषण करना है, और शेषांत्र सबसे लंबा हिस्सा है, जहां अंतिम अवशोषण होता है। याद रखना माही, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। 7 मीटर लंबी, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, आपने कहा कि मुख्य पाचन यहाँ होता है, तो क्या यहाँ अग्नाशय और यकृत का भी कोई रोल है? बिल्कुल। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स भेजता है, जैसे ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ते हैं। अमाइलेज बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और लाइपेज वसा यानी फैटी एसिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसके अलावा छोटी आंत का अपना आंत्र रस भी होता है। इसमें मौजूद माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। ओह, ये तो एंजाइम्स की पूरी फौज है। लेकिन सर, यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका क्या काम है? यकृत यानी लिवर बहुत ही दिलचस्प है। इसकी इकाई को यकृत पालियां कहते हैं। लिवर पित्त यानी बाइल बनाता है। ये पित्त पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर वहां से डुओडेनम में छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है माही, पित्त यानी बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका मुख्य काम सिर्फ वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करना है, यानी बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि एंजाइम उस पर काम कर सके। अच्छा, तो बाइल कोई एंजाइम नहीं है, सिर्फ फैट को तोड़ने में मदद करता है। सर, अब जब खाना पच गया तो अवशोषण के लिए छोटी आंत में कुछ खास संरचनाएं होती है ना, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं? बिल्कुल सही कहा माही। रसांकुर छोटी आंत की सतह पर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। इनका मुख्य काम सतह क्षेत्र बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। विली के अंदर 2 मुख्य नलिकाएं होती हैं। पहली रक्तवाहिकाएं, जो एमिनो एसिड और ग्लूकोज का अवशोषण करती हैं, और दूसरी लसिका वाहिनी, जो वसा यानी फैटी एसिड्स का अवशोषण करती है। बहुत ही स्पष्ट। सर, अब जो बच गया वो बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत के क्या क्या भाग हैं और वहाँ क्या होता है? बड़ी आंत के मुख्य भाग हैं सीकम, जिसके साथ अपेंडिक्स जुड़ा होता है, फिर कोलोन, और अंत में मलाशय यानी रेक्टम। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, जल और खनिजों का अवशोषण, दूसरा, वहां मौजूद अच्छे जीवाणुओं द्वारा किण्वन, और तीसरा, मलाशय और गुदा के माध्यम से अपशिष्ट का निष्कासन। तो इस तरह हमारा पाचन तंत्र पूरा होता है। सर, इसी से जुड़ा हमारा दूसरा टॉपिक है श्वसन। अक्सर लोग सांस लेने को ही श्वसन मान लेते हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं माही, ये एक बहुत आम गलती है। सांस लेना और कोशिकीय श्वसन दोनों अलग हैं। सांस लेना सिर्फ हवा को अंदर बाहर करना है। श्वसन की असल परिभाषा है पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण। जो ग्लूकोज हमने पाचन से प्राप्त किया, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यानी एटीपी में टूट जाता है। यही असल श्वसन है। क्या बात है! तो ये ऑक्सीजन खून तक पहुंचती कैसे है? श्वसन प्रणाली का रास्ता क्या है? इसका रास्ता नाक से शुरू होता है, फिर हवा ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में जाती है। श्वास नली फेफड़ों के पास जाकर 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। ये फेफड़ों के अंदर और छोटी नलियों में बंटती है, जिन्हें श्वसनिका यानी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इनके बिल्कुल अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर आप इसे जूम बबल करके देखें तो यहीं पर गैसों का असली आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। वाह! पाचन और श्वसन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अब जाकर एकदम क्लियर हुआ है। सर, क्या हम पाचन और श्वसन के बीच के अंतर को एक लाइन में समेट सकते हैं? बिल्कुल। इसे पाचन वर्सेस श्वसन के रूप में ऐसे समझो। पाचन की प्रक्रिया जल अपघटन है। इसका लक्ष्य भोजन को सरल बनाना है। इसमें पानी और एंजाइम्स का उपयोग करके जटिल नोशक तत्वों को तोड़ा जाता है। वहीं दूसरी ओर श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। इसका लक्ष्य ऊर्जा मुक्त करना है। ये ऑक्सीजन का उपयोग करके सरल नोशक तत्वों से ऊर्जा निकालता है। बहुत शानदार। दोस्तों, इन सारी जानकारियों को याद रखने के लिए सर ने हमें एक पाचन तंत्र का संक्षिप्त विवरण यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चीट शीट भी दी है। मैं उसे जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। 1. छोटी आंत के हिस्से DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 2. अग्नाशय के एंजाइम्स TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। 3. हमारा डेंटल फॉर्मूला 2123, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4. और छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। क्या मैंने सही कहा सर? एकदम परफेक्ट माही।
और हाँ, मेरी तरफ से सभी छात्रों के लिए एक सलाह है, एंजाइम्स वाले टेबल को एक बार फिर से ज़रूर याद करें, क्योंकि वहाँ से हमेशा सवाल आते हैं। थैंक यू सो मच रॉकी सर। आज आपने इतने जटिल बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत ही आसानी से समझा दिया। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो गए होंगे। मुझे भी बहुत मजा आया माही। सभी छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप लर्निंग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे लिए और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें और सीखते रहें। बाय बाय।